कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी का पिछला भाग सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भाग का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। आज तारा को लड़की वाले देखने आ रहे थे। कौशल्या उनके स्वागत की तैयारी में लगी हुई थी। उसे इस बात पर भी थोड़ी हैरानी हो रही थी कि तारा ने किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया। फिर सोचा बच्ची है, गलती हो गई होगी और अब अपनी गलती का एहसास है। वृंदा भी अपनी बहन के लिए खुश थी कि चलो कोई अच्छा लड़का मिल जाए जिससे तारा दीदी का विवाह हो जाए तो कम से कम उस अर्जुन नाम की बला से छुटकारा तो मिले। वे इधर उधर भागकर जल्दी जल्दी काम कर रही थी। ढेर सारे पकवान वृंदा ने खुद अपने हाथों से बनाए थे मेहमानों के लिए। लगभग 11 बजे के आसपास घर के आगे गाड़ी रुकी। गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनकर कौशल्या और रमाकांत दोनों भागकर बाहर गए और आदर सहित मेहमानों को भीतर ले आए और प्यार से उन्हें बैठा दिया। वे कुल 5 लोग थे, लड़का, लड़के की बहनें और उसके मम्मी पापा। लड़का देखने में ज़्यादा सुंदर तो नहीं था, लेकिन फिर भी अच्छा था। कौशल्या ने सबको आदर से बिठाया और आवाज़ देकर वृंदा से पानी लेकर आने के लिए कहा। कुछ देर में ही वृंदा सबके लिए गिलास में पानी लेकर आई। वृंदा को देखकर रमाकांत बोले, यह हमारी छोटी बेटी वृंदा है। वृंदा को देखकर लड़के के माता पिता कुछ सोच में पड़ गए। शायद वे ये सोच रहे थे कि जब यह ऐसी है तो इसके जैसी ही इसकी बहन होगी। भला इस जैसी लड़की को कौन अपने घर की बहू बनाएगा, जिसका रंग है ना रूप। तभी कौशल्या ने बड़े प्यार से वृंदा की तरफ देखते हुए कहा, जाओ बेटी, अपनी दीदी को ले आओ। आज तो कौशल्या के शब्दों में जैसे मिठास घुल गई थी। वृंदा ने जी मम्मी कहा और तारा के कमरे की तरफ चली गई। वहाँ पर तारा सजी संवरी बैठी थी। वृंदा को देखकर तारा मुस्कुराते हुए कहने लगी, आ गई वृंदा तुम, देखो मैं कैसी लग रही हूँ। वृंदा को आज तारा पर हैरानी हो रही थी कि वह इसके साथ इतने अच्छे से व्यवहार क्यों कर रही है। माना कि मम्मी तो इसलिए कर रही है ताकि सब लोगों के सामने दिखावा कर सके, लेकिन यह तो हैरानी की बात है। वृंदा को सोच में डूबी देखकर तारा बोली, क्या हुआ वृंदा? कुछ नहीं कुछ नहीं, वह आपको मम्मी ने बाहर बुलाया है, चलो। अरे मेरी प्यारी बहना, पहले यह तो बता मैं कैसी लग रही हूँ। बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा लग रही हो, अब चलो। यह कहकर वह तारा को बाहर ले आई। तारा ने आज एक हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वह बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। वृंदा ने उसे कमरे से बाहर लाकर रसोई में जाकर चाय नाश्ते की ट्रे लाकर और तारा के हाथों में पकड़ा दी। तारा ने सिर पर पल्लू रखा और चाय की ट्रे लेकर मेहमानों के सामने पहुंच गई और चाय की ट्रे सबके सामने रखी और सबसे प्रणाम किया। तारा को देखकर सब लोगों की नज़र उस पर ही ठहर गई। कभी उस लड़के के माता पिता वृंदा को देखते तो कभी तारा को। वे ये सोच रहे थे, कहाँ ये तारा जैसी हूर और कहाँ इसकी छोटी बहन लंगूर।
तारा को देखते ही लड़के की माँ बड़े प्यार से बोली, अरे अरे बेटी, आओ मेरे पास बैठो। उसकी आवाज़ सुनकर तारा जी कहकर उसके पास बैठ गई। भाई साहब, आपकी बेटी तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। हमें तो तारा बेटी बहुत पसंद है। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी तारा बेटी ही चाहिए। यह सुनकर कौशल्या और रमाकांत दोनों ही खुश हो गए और बोले, जी अब हमारी बेटी आपकी ही तो है, लेकिन फिर भी अगर लेन देन की बात। वह कुछ कहते उससे पहले ही लड़के के पिता बोले, देखो हमारी श्रीमती जी ने कह दिया है कि हमें लेन देन में कुछ नहीं चाहिए। बस इससे अच्छी लड़की हमें कहीं नहीं मिल सकती। तभी कौशल्या रसोई में से सारे पकवान उठाकर ले आई और सबसे बोली, अरे आप सब खाकर तो देखिए, मेरी तारा बिटिया ने बनाया है। यह देखकर वृंदा को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वह तो पहले ही जानती थी कि सारा पकवान बनवाकर उसकी मम्मी सारा श्रेय तारा को दे देगी, जबकि तारा से तो ठीक से चाय बनाना भी नहीं आता। लेकिन फिर भी यह सोचकर वृंदा खुश थी कि चलो जो हुआ सो हुआ, कम से कम दीदी की शादी हो जाए तो अच्छा ही है। वही तारा ने जब एक नज़र लड़के पर डाली तो उसका मन नफरत से भर आया और वह सोचने लगी, कहाँ मेरा हीरो अर्जुन और कहाँ ये चपड़गंजू। मैं इस चपड़गंजू से तो भूल कर भी विवाह नहीं करूँगी, लेकिन क्या करूँ, इन सब के सामने दिखावा करना भी तो जरूरी है। ये सोचकर वह मन ही मन मुस्कुरा दी। लड़के के माता पिता और सबको तारा पसंद आ गई थी। तारा के मम्मी पापा को भी लड़का पसंद था। रिश्ते की बात पक्की हो गई तो लड़की की माँ ने अपने हाथों में से सोने के कंगन उतारकर तारा के हाथों में पहनाते हुए कहा कि ये मेरी तरफ से छोटी सी भेंट मेरी बहू के लिए। कंगन पहराते ही तारा ने एक संस्कारी बेटी की तरह लड़के की माँ की ओर सबके पैर छू लिए। सबने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। रिश्ता पक्का होने के बाद वे लोग चले गए। तब तारा अंदर आई और जल्दी से भीतर से अपना दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लिया और गुस्से में पलंग पर बैठते हुए बोली, अरे मजबूरी थी मेरी चुप रहना, वरना मैं उस चपड़गंजू को देखकर ही मना कर देती। खैर अब इन घर वालों के कहने में आकर उनके सामने अच्छा बनने का ड्रामा भी तो करना पड़ेगा। और वो वृंदा की बच्ची कैसे खी खी कर रही थी मेरे सामने, लेकिन मजबूरी है, क्या कर सकती हूँ। यह सोचकर तारा के चेहरे पर नफरत के भाव आ गए। रिश्ता तय होने के बाद रमाकांत और कौशल्या तो शादी की तैयारियों में लग गए। उन लोगों ने ज्योतिष को बुलाकर तारा का लगन का टाइम निकलवाया तो शादी का मुहूर्त 15 दिन बाद का था। यह सोचकर तो वो लोग और भी खुश हो गए। कौशल्या यह सोचकर खुश थी कि जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा। पता नहीं वह कमीना फिर आ जाए और मेरी भोली भाली बेटी पर फिर कोई जादू कर दे। घर में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। घर के पर्दे, सजावट की चीज़ों में बदलाव के साथ ही गहने, कपड़े आदि की खरीदारी भी जोरों शोरों से की जा रही थी। तारा सबके सामने ऐसा दिखावा कर रही थी जैसे वह इस शादी से बहुत खुश है, जबकि वह छुपकर अर्जुन से बातें करती थी। कौशल्या भी इस बात से निश्चिंत थी कि अब तारा कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी, बस उसे अब उस कमीने से दूर रखने की ज़रूरत है। लेकिन कौशल्या शेर तो तारा सवा शेर थी। वह अपनी मम्मी से यह कहकर फ़ोन मांग लेती, मम्मी मुझे आपके दामाद जी से बात करनी है। यह सुनकर कौशल्या सोचती, अरे बच्चे, जितने ज़्यादा घुल मिल जाए उतना ही अच्छा है। जितना तारा दामाद जी से बात करेगी उतना ही उस कमीने से दूर रहेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी बेटी किस दामाद से बात करती है। आज शादी का दिन था। घर में चारों तरफ शादी का माहौल था। जोरों शोरों से तैयारियां हो रही थी। घर की सजावट में कई सारे लोग लगे हुए थे। रमाकांत और कौशल्या बढ़ चढ़कर यहाँ की तैयारियां कर रहे थे।
वृंदा भी खुश होकर अपनी बहन की शादी की तैयारियों में जुटी हुई थी। रिश्तेदारों से घर भरा हुआ था। बारात आ चुकी थी। बारात के आने की खबर सुनकर ही रमाकांत और कौशल्या दौड़कर गए और दूल्हे के स्वागत की तैयारियां करने लगे। कुछ ही देर में दूल्हा और बाराती भी आ गए। रमाकांत और कौशल्या ने अपने और रिश्तेदारों के साथ मिलकर दूल्हे और उसके घर वालों का जोर शोर से स्वागत किया। उधर तारा भी दुल्हन बनकर सजी सवरी बैठी थी, लेकिन उसे इस बात की चिंता खा रही थी कि अर्जुन टाइम पर आएगा या नहीं। वैसे भी उसकी अर्जुन से कई बार बात हो चुकी है। उसने बोला है कि वह बस पहुंचने ही वाला है। अर्जुन के बोलने के अनुसार कि तारा जितना हो सकता है उतना मैं अपने घर से रुपये पैसे लाने की कोशिश करूँगा। जितना तुम पर हो सकता है तुम करना। हम कहीं भी चले जाएंगे, वहाँ रुकने के लिए तो पैसों की ज़रूरत तो है। अर्जुन की बातों में आकर तारा ने अपनी शादी के सारे गहने और घर में जो उसके दहेज के लिए और शादी की तैयारियों के लिए पैसे थे उन्हें भी छुपकर अलमारी में से निकालकर अपने बैग में रख लिए और कुछ ज़रूरी कपड़े सामान आदि रखकर अपना बैग एक तरफ तैयार कर बेड के नीचे छुपा दिया। उसने फ़ोन को भी अपने पास रखा हुआ था, लेकिन आज किसी को भी इस बात का शक नहीं था कि तारा क्या कदम उठाने वाली है। तभी अचानक अर्जुन का फ़ोन आया। अर्जुन ने उसे बताया कि मैं उसके घर के पीछे उसका इंतज़ार कर रहा है। वह पिछले गेट से कैसे भी करके बाहर निकल आई। अर्जुन के आने की खबर सुनकर तारा बहुत खुश हो गई। उसने जल्दी से अपने दुल्हन के कपड़े उतारने शुरू किए। तभी अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक पाकर तारा ने अपने आप को संभाला और जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला तो वृंदा और कुछ लड़कियां थीं। तारा को देखकर वृंदा बोली, दीदी वरमाला का समय होने वाला है, आप तैयार तो हो ना? आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? यह सुनकर तारा गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, हाँ हाँ, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि थोड़ा मेरा मन ठीक नहीं है, इसीलिए मैं अकेला रहना चाहती हूँ। जाओ यहाँ से। यह सुनकर वृंदा आगे बिना कुछ कहे ही लड़कियों को लेकर वापस चली गई। तारा ने जल्दी से दरवाज़ा अंदर से बंद किया और अपनी शादी का जोड़ा उतारकर वहीं फेंक दिया और जल्दी से एक भद्दी सी साड़ी जो उसने बाजार में खरीदारी करते वक्त चुपके से खरीदी थी उसे पहना और एक लंबा सा घूंघट निकालकर अपने कमरे की खिड़की जो पीछे की तरफ खुलती थी उसे खोलकर देखा तो अर्जुन नीचे खड़ा था। अर्जुन को देखकर उसने आवाज़ दी, लेकिन शोर शराबे की वजह से अर्जुन उसकी आवाज़ नहीं सुन पाया। तो तारा ने फ़ोन किया और बोली, अर्जुन ऊपर खिड़की की तरफ देखो। जैसे ही अर्जुन ने ऊपर की तरफ देखा तो उसे तारा नजर आई। तारा को देखते ही उसने हाथ हिलाकर इशारा किया। अर्जुन का इशारा पाते ही तारा ने अपना बैग नीचे फेंक दिया और फ़ोन पर बोली, वहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। अर्जुन ने जल्दी से बैग उठा लिया और घर के पीछे की तरफ लोग भी ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि सब तो दूल्हे की तैयारी में लगे हुए थे। तब तारा बचते बचाते हुए कमरे से निकल गई। उसने घूंघट कर रखा था, इसीलिए किसी का ध्यान भी उस पर नहीं गया। तभी एक औरत जो तारा की दूर के रिश्ते की बुआ जी रेखा थी बोली, कौन है तू और ये इतना लंबा घूंघट कर कहाँ जा रही है? यह सुनकर तारा घबरा गई। तब वह औरत बोली, सुनती नहीं क्या बहरी है? तब तारा ने धीरे से दबी आवाज़ बदल कर कहा, वो कहाँ है ना, हमें तारा बेबी जी ने बुलाया था तैयार करने के लिए, इसीलिए हम आए हैं। यह सुनकर रेखा कुछ सोचते हुए बोली, तुम्हें? पर तारा को तो पहले ही
2 ब्यूटी पार्लर वाली लड़कियां तैयार करके गई है। यह सुनकर तारा हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ वह तो है, लेकिन तारा बीबी जी, पहले जब भी काहे जाती थी तो हमारे ब्यूटी पार्लर पर ही तैयार होकर जाती थी, इसीलिए आज उसने भी अपनी खुशी के लिए हमें बुलाया था। हमें पता है कि उसे और लड़कियां तैयार करके गई है, लेकिन तारा बेबी जी हमें अपनी दोस्त जैसी समझती है, इसलिए उन्होंने हमें बुलाया है। क्या नाप शनाप बक रही हो और यह कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करो, यह बताओ, यह घूंघट क्यों डाल रखा? यह सुनकर तो तारा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जैसे ही रेखा उसका घूंघट हटाने आगे बढ़ी, तभी अचानक किसी की आवाज आ गई। आवाज सुनकर रेखा पीछे मुड़ी और बोली, अभी आती हूँ। यह कहकर वह फिर तारा की तरफ देखती हुई बोली, रुक, मैं कुछ देर में आती हूँ। तारा ने हाँ कर दिया। रेखा के जाते ही तारा की सांस में सांस आई। उसने जल्दी से निकलना ही सही समझा कि कहीं किसी और की नज़र उस पर ना पड़ जाए, और वह बचते बचाते आखिर अपने प्लान में कामयाब हो गई और पिछले दरवाजे से उसे अर्जुन मिल गया। अर्जुन को देखते ही उसका चेहरा खुशी से दमकने लगा और उसने अर्जुन को गले लगा लिया। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और जल्दी से रास्ते की तरफ ले गया जहां उसने अपनी कार खड़ी कर रखी थी। उसने जल्दी से अपनी कार में बिठाया और खुद कार में बैठकर कार को स्टार्ट कर वहां से अपनी गाड़ी को लेकर और तारा को लेकर चल दिया। जब वरमाला के लिए कौशल्या ने वृंदा से तारा को लाने के लिए कहा तो वृंदा तारा के कमरे में गई, जहां तारा का शादी का जोड़ा पलंग पर पड़ा हुआ था और पास में ही एक चिट्ठी थी। जैसे ही वृंदा ने चिट्ठी को पढ़ा, उसके होश उड़ गए। वह भागते हुए कौशल्या के पास आई। कौशल्या उसे घबराते देखकर बोली, क्या हुआ वृंदा, और तारा कहाँ है? यह सुनकर वृंदा ने कौशल्या का हाथ पकड़ा और मम्मी जल्दी से अंदर चलो, आपको एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। ज़रूरी बात तो बाद में भी हो सकती है वृंदा, अभी वरमाला का मुहूर्त निकला जा रहा है। प्लीज़ मम्मी जल्दी अंदर चलो। और वह हाथ पकड़कर कौशल्या को तारा के कमरे में ले आई और चिट्ठी कौशल्या के हाथ में दे दी। उसको पढ़ते ही कौशल्या के होश उड़ गए। उसमें लिखा था, सॉरी मम्मी पापा, मैं घर छोड़कर अर्जुन के साथ हमेशा के लिए जा रही हूँ। मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ और मैंने इसीलिए इस शादी के लिए हाँ किया था कि आप लोग मुझ पर कोई शक ना कर सके। मैं जानती थी कि आप लोग मेरी और अर्जुन की कभी शादी नहीं होने देना चाहते, क्योंकि आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज में जाति प्रथा बहुत महत्व रखती है और अर्जुन हमारी जाति का नहीं है। लेकिन मैं अर्जुन से ही प्यार करती हूँ और आप लोगों का ध्यान मेरे ऊपर ना रहे, इसीलिए मैंने यह शादी करने का नाटक किया। मुझे माफ़ कर देना, आपकी तारा। पढ़ते ही कौशल्या के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उसने यह चिट्ठी जल्दी से अपनी मुट्ठी में बंद की और भागते हुए रमाकांत के पास पहुंची। रमाकांत शादी की तैयारियों और मेहमानों की खातिरदारी में लगे हुए थे। अजी सुनो, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अरे बात तो पीछे भी हो सकती है, पहले वरमाला की रस्मों रिवाज तो हो जाने दो। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, चलो अंदर। कौशल्या को घबराते देखकर रमाकांत ने जाने में ही भलाई समझी और कहा, हाँ हाँ चलो। कौशल्या उसे लेकर तारा के कमरे में आ गई। तब रमाकांत बोले, क्या हुआ, तुम ऐसे घबरा क्यों रही हो और तारा कहाँ है? यह कहना था कि कौशल्या ने शादी के जोड़े की तरफ हाथ कर दिया। उसे देखकर रमाकांत हैरान होते हुए बोले,
यह तो तारा की शादी का जोड़ा है, तो फिर वह कहाँ है? कौशल्या ने तारा की चिट्ठी रमाकांत को दे दी। तारा की चिट्ठी पढ़ते ही रमाकांत के होश उड़ गए। उसे सारी धरती जैसे घूमती नजर आ रही थी। वह ऐसे सदमे में गिरने वाले थे कि वृंदा ने उन्हें संभाल लिया। वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि जिस बेटी को उसने हमेशा अपनी पलकों पर बिठाया रखा, वह इस तरह उसकी नाक कटवा कर भाग जाएगी। उसने अपने आप को संभाला, लेकिन अब हम तारा को ढूंढकर लाई तो कहाँ से? वे तारा को ढूंढने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी पंडित जी ने कहा कि वरमाला का मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी से दुल्हन और उसके माता पिता को बुलाओ। कुछ देर तक तो रमाकांत ने छोटे मोटे बहाने लगाए, लेकिन आखिर में बहाने कब तक चलते? आखिर में पता चल गया कि तारा किसी लड़के के साथ भाग गई है। यह सुनकर चारों तरफ शादी में हंगामा हो गया। लड़के के पापा रमाकांत से भला बुरा कहने लगे। लोग उनके मुंह पर थूक रहे थे। यह देखकर वृंदा भी रोई जा रही थी। रमाकांत और कौशल्या पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें इस तरह अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी रमाकांत हाथ जोड़कर और अपनी पगड़ी लड़के के पिता के पैरों में रखते हुए बोले, माफ़ करना भाई साहब, मुझे नहीं पता था कि तारा ऐसा करेगी, वरना मैं कभी भी आपके बेटे से उसकी शादी की बात ना करता। मेरी इज्जत अब आपके ही हाथ में है। अगर बारात बिना दुल्हन के लौट जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? यह सुनकर गुस्से में लड़के के पिता बोले, तो अब क्या लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे? अब कौन सी कमी रह गई है भला? और कौन सी इज्जत अब कौन सी है तुम्हारी? बेटी तो अपने यार के साथ भाग गई है। यह सुनकर रमाकांत बोले, मेरी छोटी बेटी है वृंदा, मैं उसकी शादी आपके बेटे से कर दूंगा, जिससे कुछ हमारी भी इज्जत रह जाएगी और समाज में कुछ आपकी भी। वृंदा का नाम सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। वृंदा भी हैरान हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी लड़के के पिता बोले, पागल समझा है क्या हमें? अरे कहाँ? अपनी उस काली सी बेटी को हमारे पल्ले बांधना चाहते हैं। आपकी छोटी बेटी वृंदा हमें नहीं करनी अपने हीरे जैसे बेटे की शादी उस लड़की से। और वैसे भी इस परिवार में तो हम कभी भी रिश्ता नहीं करना चाहेंगे। जिस घर की बड़ी बेटी ही अपने यार के साथ भाग गई हो, उसकी भला छोटी बेटी से क्या उम्मीद की जा सकती है? लड़के के पिता गुस्से में बोले। रमाकांत, कौशल्या ने रोते हुए और उनके रिश्तेदारों ने लड़के के पिता और रिश्तेदारों को काफ़ी समझाया, लेकिन वे लोग कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं थे और आखिर बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई। बारात के बिना दुल्हन के वापस लौटते ही रमाकांत की इज्जत पर काफ़ी थू-थू हुई। लोग उसकी इज्जत पर थूक रहे थे और तरह तरह के ताने दे रहे थे। रमाकांत का मन किया कि वह खुदकुशी कर ले, लेकिन तब वृंदा ने उसे संभाला। वृंदा को देखकर रमाकांत ने उसे गले लगा लिया और बोले, बेटी, मैंने हमेशा तुम्हें तारा से कम समझा है, हमेशा तारा और तुमसे भेदभाव किया है, लेकिन बेटी मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं जानता था जिसे मैंने अपनी पलकों पर बिठाया इस तरह सब लोगों के सामने मेरी नाक कटवा देगी। बेटा, शायद मैंने तुम्हारी माँ और तुम्हारे साथ कभी अच्छा सलूक नहीं किया, इसकी सज़ा मुझे भगवान ने दी है। यह कहकर वह रोने लग गए। नहीं पापा, आपने अपने आप को मत कोसिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो होना था सो हो गया, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस हिम्मत रखिए। लेकिन डर इस बात का है कि तारा दी जिस लड़के के साथ है वह एक नंबर का अमीर बाप का बिगड़ा लड़का है। पता नहीं तारा दीदी के साथ में क्या करेगा, यही चिंता खाई जा रही है। कौशल्या भी तारा के इस तरह जाने से पूरी तरह टूट चुकी थी। वह भी बार बार रो रही थी, लेकिन फिर भी उसे वृंदा पसंद नहीं थी।
कौशल्या अपना सारा गुस्सा वृंदा पर उतार रही थी और कह रही थी कि इस डायन ने कुछ बताया नहीं, पहले भी अगर समय रहते बता दिया होता तो ऐसे हालात ना होते। यह सुनकर रमाकांत गुस्से में बोले, अरे बताया कैसे नहीं था, लेकिन तुम अपनी बेटी के प्यार में इतनी अंधी थी कि तुम्हें इसकी अच्छाई बुराई कुछ मालूम थी, कि यहाँ तक कि तुमने वृंदा को भी उल्टा सीधा सुना दिया था। यह सुनकर कौशल्या और ज़्यादा गुस्सा हो गई। तब वृंदा ने जैसे तैसे गुस्सा शांत करवाया। सब रिश्तेदार भी रमाकांत और कौशल्या को गाली देते हुए वापस लौट गए थे। सारे गांव में लोग उनकी इज्जत पर थू थू कर रहे थे। वही कुछ लोग कह रहे थे, जैसा इसने अपनी 7 फेरों की बीवी और अपनी बेटी के साथ किया, उसका फल मिला है। तारा के शादी के दिन अर्जुन के साथ भाग जाने से तारा के माता पिता की बहुत बेइज्जती हुई। लोग उन्हें ताने दे रहे थे, गालियां दे रहे थे। तारा के इस तरह चले जाने से उसके माता पिता को काफ़ी ठेस पहुंची थी। कौशल्या अपना सारा गुस्सा वृंदा पर निकाल रही थी। वही रमाकांत अपनी बेटी की करतूत की वजह से अंदर ही अंदर घुट रहे थे। अब वे सोचने लगे कि जिस बेटी को उन्होंने पलकों पर बिठाकर बड़ा किया, उन्होंने सारे समाज के सामने उसके मुंह पर काली पोत दी। इससे पहले कि समाज में लोग उनके बारे में और बातें बनाए, उन्होंने वृंदा के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया। रमाकांत को वृंदा के लिए रिश्ता ढूंढना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि एक तो तारा के चले जाने से उनकी काफ़ी बदनामी हो चुकी थी, जिससे लड़के वाले जब तारा के बारे में सुनते तो वृंदा को देखने से पहले ही मना कर देते। वही कुछ लोग जैसे जैसे वृंदा को देखने आते तो उसके रंग रूप को देखकर मना कर देते। कुछ लोग दहेज की वजह से मना कर देते, क्योंकि कौशल्या वृंदा की शादी में भी 1 भी रुपया खर्च नहीं करना चाहती थी। काफ़ी ढूंढा, लेकिन वृंदा के लिए कोई अच्छा घर बार नहीं मिला। यह देखकर रमाकांत बहुत दुखी हो गए। तभी उसके एक दोस्त ने उसे बताया कि उसकी नज़र में एक रिश्ता है। लड़का सरकारी नौकरी वाला है, उसकी पहली बीवी की मौत हो चुकी है, एक 7 साल की बेटी है। लड़के की उम्र लगभग 36 साल के आसपास है। यह सुनकर रमाकांत को यह रिश्ता पसंद नहीं आया, लेकिन रमाकांत की कौशल्या के आगे चलती ही कहाँ थी। वही कौशल्या ने इस रिश्ते के बारे में सुनते ही हाँ कर दी, क्योंकि इस रिश्ते को करने से कौशल्या को वृंदा की शादी में कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा और ना ही लड़के वालों की कोई मांग थी। जब वृंदा ने सुना तो वृंदा ने इसे अपनी किस्मत का फैसला मानकर इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह अब और कोई हंगामा कर अपने पापा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि तारा दीदी की तरह उसके पापा को उसकी वजह से भी ठेस पहुंचे। पहले ही तारा दीदी की करतूतों की वजह से उसके पापा काफ़ी टूट चुके हैं, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। निश्चित दिन लड़के वाले आए। लड़का, उसकी माँ और उसकी एक मुंह बोली बुआ जी थी। लड़के वालों के आने के बाद वृंदा सबके लिए चाय नाश्ता लेकर गई और सबके पैर छुए। सभी ने एक नज़र वृंदा पर डाली। फिर लड़के की माँ मुस्कुराते हुए बोली, आओ बेटी मेरे पास बैठो। यह सुनकर वृंदा उनके पास बैठ गई। तब लड़के की माँ ने वृंदा से कुछ सवाल किए कि तुम्हारी रुचि किस में है, घर का काम काज तो कर लेती हो ना, वगैरह वगैरह सब कुछ पूछने के बाद लड़के की माँ ने मुस्कुराते हुए बोली, भाई साहब हमें रिश्ता मंजूर है, आगे आपकी मर्जी। यह सुनकर कौशल्या बोली, अरे हमें तो पहले ही मंजूर था, भला हमारा तो मना करने का सवाल ही नहीं उठता। अरे इतना अच्छा रिश्ता भला हमें और कहाँ मिल सकता है। लड़के ने भी एक नज़र वृंदा पर डाली। लड़के का नाम केशव था। लड़के की उम्र लगभग 36 साल के आसपास थी, लेकिन फिर भी वह देखने में काफ़ी सुंदर लगता था। देखने में ही उसके स्वभाव का पता चलता था कि वह एक काफ़ी समझदार इंसान है। फिर लड़के की माँ ने अपने हाथ में से एक अंगूठी निकालकर वृंदा के हाथ में पहना दी।
इस तरह केशव और वृंदा की मंगनी हो गई। मंगनी के 10 दिन बाद में ही लड़के वालों की मर्जी से सादा ढंग से मंदिर में रीति रिवाज से वृंदा और केशव का विवाह हो गया और वृंदा दुल्हन बनकर केशव के घर आ गई। वृंदा के विवाह के बाद तो जैसे कौशल्या के सिर पर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। उसका तो यह हाल था, हल्दी लगे ना फिटकरी, रंग चोखा आए, कि उसको कुछ भी लेना देना नहीं पड़ा और वृंदा का वजन उसके सिर से उतर चुका था। आज वृंदा की सुहाग रात थी। वह अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसके मन में घबराहट थी। तभी केशव ने कमरे में प्रवेश करते ही वृंदा घबरा गई और सिमट कर एक कोने में बैठ गई। तब केशव वृंदा के पास आकर बैठा और बोला, क्या हुआ वृंदा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? केशव ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन वृंदा ने कोई जवाब नहीं दिया। देखो, घबराने की कोई बात नहीं है, जो है वह कह दो। और वैसे भी हमें अपनी जिंदगी साथ साथ बितानी है। मैं मानता हूँ कि हमारी उम्र में लगभग 15 साल का फासला है। मैं तो कविता के जाने के बाद शादी ही नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी माँ की जिद के आगे मजबूर होकर मुझे शादी के लिए हाँ करना पड़ा। मेरी माँ चाहती थी कि मेरी बेटी अनाया को भी एक माँ की ज़रूरत है। जैसे जैसे अनाया बड़ी होगी, वैसे वैसे अनाया अपनी माँ को याद करेगी। इसीलिए अनाया की खुशी के लिए मुझे हाँ करना पड़ा। लेकिन जैसे भी हो, अब मुझे इस शादी से कोई शिकायत नहीं है और तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुमसे यह उम्मीद तो कर ही सकता हूँ कि तुम कभी भी अनाया को एक माँ की कमी महसूस नहीं होने दोगी। केशव ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन वृंदा ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। तो देखो वृंदा, डरो मत। जो बात है जिसकी वजह से तुम इतनी परेशान हो, वह साफ साफ कह दो। हमें अपनी जिंदगी साथ साथ बितानी है, इसीलिए तो यह तो जरूरी है ना कि हम दोनों एक दूसरे की परेशानियों के बारे में अच्छी तरह जाने। केशव के मुंह से वृंदा ने जब यह सुना कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोलो वृंदा, क्या बात है? क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इस रिश्ते को जबरदस्ती तुम्हारे ऊपर नहीं रखूंगा। नहीं, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। शुरू से ही मेरा सपना था कि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा की खुशी के लिए मुझे ये शादी करनी पड़ी। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस थोड़ी अपनी पढ़ाई के बारे में सोचकर परेशान। यह सुनकर केशव मुस्कुराते हुए बोला, बस इतनी सी बात? अरे तुम मेरी धर्मपत्नी हो और तुम्हारा सपना ही मेरा सपना है। मैं तुम्हारे हर सपने को पूरा करने में तुम्हारा साथ दूंगा, यह वादा करता हूँ तुमसे। यह कहकर केशव ने वृंदा का हाथ अपने हाथों में ले लिया। केशव को मुस्कुराते देखकर वृंदा की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। वह सोचने लगी कि चाहे भगवान ने अब तक उसके साथ चाहे जो भी अन्याय किया हो, लेकिन केशव के रूप में उसे एक सुलझा हुआ और समझदार जीवन साथी दे दिया। तभी केशव ने वृंदा को गले लगा लिया। वृंदा को अपने ससुराल में उसका पति केशव, सास सुलोचना और केशव की पहली पत्नी की बेटी अनाया थी। वृंदा से उसकी सास बहुत प्यार करती थी और उसका अच्छे से ध्यान रखती थी। केशव भी एक अच्छे पति की तरह वृंदा की हर जरूरत का पूरा ख्याल रखता था। उसने वृंदा की पढ़ाई के लिए कुछ किताबें भी लाकर उसे दे दी थी। वृंदा को जब समय मिलता तब पढ़ने बैठ जाती, लेकिन अनाया वृंदा से दूर ही रहती। वह वृंदा से बिल्कुल भी बात नहीं करती। जब वृंदा उससे बात करना चाहती तो वह गुस्सा होकर चली जाती। कई बार सुलोचना ने अनाया को समझाया कि बेटा, यह तुम्हारी
नई मम्मा है। यह सुनकर अनाया गुस्से में कहती, नहीं दादी, यह मेरी मम्मा नहीं है, मेरी मम्मा तो मर चुकी है। यह कहकर रोते हुए चली जाती। बेटी अनाया अभी नादान है ना, इसीलिए। कोई बात नहीं माँ जी, आप तो जानती है कि इतनी सी उम्र में बच्चे को समझने में देर लगती है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वृंदा नाया की हर जरूरत का ख्याल रखती, उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाती, उसके लिए कपड़े लाती, लेकिन अनाया वृंदा से बात तक नहीं करती थी। यहाँ तक कि कभी कभी तो अनाया गुस्से में बीच में खाना छोड़कर ही चली जाती। यह देखकर केशव को बहुत दुख होता कि अनाया हमेशा उदास रहती है। तब वृंदा कहती, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। वृंदा अनाया से बातें करने की पूरी कोशिश करती। वह कभी उसके साथ खेलना चाहती थी, उसे पढ़ाना चाहती थी, उसकी हर बात सुनना चाहती थी, लेकिन अनाया उससे दूर ही रहती थी। एक दिन वृंदा खाना बनाकर अपने कमरे में गई ही थी कि अचानक उसे रसोई में से कुछ गिरने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर वृंदा ने सोचा कि शायद रसोई में कुछ गिरा है। यह देखने के लिए वह जल्दी से रसोई में पहुंची। देखा कि सारी सब्जी नीचे रसोई में पूरी फैली हुई थी और अनाया खड़ी होकर देख रही थी। अनाया काफ़ी घबराई हुई थी। उसे लग रहा था कि अगर उसकी नई मम्मा देखेगी तो भी उसे डांट लगाएगी। लेकिन जब वृंदा ने सब्जी को नीचे रसोई में फैला हुआ देखा तो उसने भागकर अनाया को गले लगा लिया और घबराते हुए उससे प्यार से बोली, तुम्हें कहीं लगा तो नहीं बेटा? यह सुनकर अनाया वृंदा की तरफ हैरानी से देखने लगी। वह डर की वजह से घबरा रही थी। उसे लगा था कि उसकी मम्मा उसे डांटेगी कि उन्होंने इतनी मेहनत से सब्जी बनाई थी और उसने लेते वक्त पूरी सब्जी की कढ़ाई नीचे रसोई में गिरा दी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था और वृंदा ने उसको बिल्कुल भी नहीं डांटा था। वह तो प्यार से पूछ रही थी, तुम्हें लगा तो नहीं ना बेटा कहीं? तब अनाया घबराते हुए रोते हुए बोली, मैं सब्जी ले रही थी और गलती से। कोई बात नहीं बेटा, सब्जी तो और बन जाएगी, मैं साफ करके और बना दूंगी। तुम घबराओ मत और अब रोना मत, चुप हो जाओ बेटा। यह कहकर वृंदा उसे बाहर हॉल में लाई और पानी पिलाया और उसके पास बैठकर कहने लगी, डरो मत बेटा, ऐसा तो हो जाता है, बस मुझे तो डर इस बात का था कि कहीं तुम जल तो ना गई हो। तभी अचानक सुलोचना आई और रसोई में सारी सब्जी फैले देखकर गुस्से में बोली कि किसने यह सारी सब्जी रसोई में फैला दी, और वृंदा तुमने साफ सफाई भी नहीं की। यह सुनकर अनाया ने सोचा कि नई मम्मी दादी को सच बता देगी तो दादी उसे डांटेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब वृंदा बोली, माँ जी, मैं खाना बना रही थी तो गलती से मुझसे यह सारी सब्जी गिर गई। अरे सब्जी गिर गई, लेकिन साफ करना चाहिए था ना, तुम तो बड़े आराम से अनाया बिटिया के पास बैठी हो। सुलोचना ने गुस्से में कहा, माफ़ करना माँ जी, मैं अभी साफ कर देती हूँ। यह कहकर वह साफ करने लग गई। अनाया यह सोचकर हैरान थी कि उसकी नई मम्मा ने उसे कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि दादी की डांट से भी उसे बचा लिया। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। अनाया को महसूस होने लगा था कि उसकी नई मम्मा बहुत अच्छी है, उसका सब तरह से ख्याल रखती है और उसे बहुत प्यार करती है। वही वृंदा जानती थी कि सौतेली माँ का दर्द क्या होता है, एक बिन माँ की बच्ची पर क्या गुजरती है। इस दर्द से वह भी भली भांति परिचित थी। वह ज़्यादा से ज़्यादा इस कोशिश में लगी रहती थी
कि अनाया हमेशा खुश रहे। जो सब कुछ उसने बर्दाश्त किया है वह अनाया ना करे, चाहे उसकी सौतेली माँ ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया हो। लेकिन वृंदा अनाया को एक सगी माँ से बढ़कर प्यार देना चाहती थी। आज मदर्स डे था। अनाया जब स्कूल से वापस आई तो हाथ में उसके कुछ था। वह कमरे में वृंदा के पास आई और खड़ी हो गई। वृंदा उसे चुप देखकर बोली, क्या हुआ बेटा? और हाँ, तुम्हारे हाथ में क्या है? यह सुनकर अनाया ने एक छोटा सा बॉक्स वृंदा के आगे कर दिया। तब वृंदा हैरानी से अनाया को देखते हुए बोली, इसमें क्या है? नहीं मम्मा, इसमें मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। आज मदर्स डे है ना, इसीलिए मेरे सभी फ्रेंडों ने अपनी मम्मा को कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया है। मैंने काफ़ी दिनों से कुछ पैसे बचाए थे अपनी पॉकेट में से, इसीलिए मैं आपके लिए ये खरीद कर लाई हूँ। यह सुनते ही वृंदा की आंखों में आंसू आ गए। उसने बॉक्स लेकर खोला तो उसमें एक छोटी सी तस्वीर थी, जिसमें एक औरत अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए थी और उसमें लिखा था, लव यू मोम। आगे क्या होगा? क्या तारा वापस लौट कर आएगी? वृंदा के आगे की जिंदगी कैसी होगी? आगे कहानी में क्या होने वाला है? आगे के भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें। मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद दोस्तों। और कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।